हाँ जी, अनुच्छेद 18 तक पढ़ लिया था। दूसरा मूल अधिकार अपना स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से ये कहता है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, क्या बात है इसके अंदर, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने बोलने की स्वतंत्रता जो है, वो अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखना, वो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। वाक या भाषण की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं, अपने भाषण की स्वतंत्रता भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल सकता है। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता, वाक या भाषण की स्वतंत्रता में मतलब हमारा किसी भी चीज के प्रति कोई जो विचार है, कोई बात अपनी रखनी है, वो स्वतंत्रता है, हम अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्त करना मतलब हमारे विचारों को प्रकट करना, हम हमारे विचार किस हिसाब से रखने हैं, बोल के बता सकते हैं, बोलना, लिखना, चित्र बनाना, इशारे करना, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है वो इस वाक व अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है कि हम हमारे विचार जो है, भाषण की जो स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्त हम कैसे कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं। हमारे विचारों को अभिव्यक्त बोल के कर सकते हैं, बोलना नहीं आता लिख के कर सकते हैं, लिखना नहीं आता चित्र बना के इशारों से समझा सकते हैं। ये हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रकार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। तो सीधा सा प्रश्न अपने से पूछे कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अपने पढ़ते हैं, तो अपना आंसर है 19(1) में। हम हमारे विचार या भाषण की जो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उनको इस प्रकार से अपने अभिव्यक्ति अपने प्रकट कर सकते हैं। और आर्टिकल 19(1) जो है, इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, धरना प्रदर्शन, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, ये सारी इस प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो 19(1) के अंतर्गत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मामलों में अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं और उनके अंतर्गत ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी अधिकार जो है, एक मामला हुआ, एक कंपनी नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला क्या था कि नवीन जिंदल व्यवसायी थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि सर ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, अपने निजी स्थान पर, अपने औद्योगिक क्षेत्र में जो है इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को चुनौती दी, तब नवीन जिंदल की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा जी मेरी ये अभिव्यक्ति है, मेरी जो देश प्रेम की भावना है वो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। किस प्रकार से, राष्ट्रीय ध्वज फहरा के, मेरे निजी स्थान पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा के मैं मेरे देशभक्ति की भावना जो है उसको अभिव्यक्त कर रहा हूं। और उसी के समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस बात को सही ठहराया कि ठीक है, आप जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी नियम है उनकी पालना करते हुए आप अपने निजी स्थान पे पीछे वो राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हो। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने संबंधी अधिकार जो है वो भी 19(1) के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, न्यूज जो है उनकी स्वतंत्रता है, उनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। सूचना का अधिकार जो है, आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन अपने, वो धरना प्रदर्शन करना, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला आर्टिकल अपना है
19(1) है सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन कर सकते हैं हम शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन का अधिकार। हमें हमारी कोई मांग है या अपनी कोई बात हम सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक तरीके से अपने सम्मेलन कर सकते हैं। ध्यान रखना, हड़ताल जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया है। हड़ताल मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से अपने सम्मेलन कर सकते हैं बिना किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए। अपने पास जब सम्मेलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपने शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 19(1) है इस बात की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट इसके बाद में है 19(1) संघ व सहकारी समितियां, संघ व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संघ व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) हमें प्रदान करता है। संघ व सहकारी समितियां क्या चीज है? संघ बनाना मतलब अपने किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकते हैं। कोई चाहे समाज सेवी संगठन बनाना हो, संस्था बनानी हो अपने, या कोई अपने राजनीतिक दल का निर्माण करना हो, कोई राजनीतिक संगठन बनाना हो, तो किसी भी प्रकार के संगठन के निर्माण की हमें स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। सहकारी समितियां निर्माण करने का अधिकार जो है वो भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया। और ये जो सहकारी समिति शब्द है इसको जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। सहकारी समिति शब्द मूल अधिकार में कब जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति शब्द जो है अनुच्छेद 19(1) में जोड़ा गया। सहकारी समितियां जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है उनके उत्थान के लिए जब सरकार ने इसको लागू किया, और ये विषय था राज्य सूची का, तो राज्य सरकारें इसको प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रही थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को इसका फायदा पहुंचाना, लेकिन वो राज्य सूची का विषय होने के कारण और राज्य सरकारें इसको प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रही थी। तब ये एक प्रस्ताव आया कि क्यों न इसको मूल अधिकार जो है वो बढ़ा दिया जाए, और इस कारण इसको संविधान में संशोधन करके सहकारी समितियां भी जो है वो मूल अधिकार शब्द के अंदर, मूल अधिकारों के अंदर इसको शामिल कर दिया। तो संघ व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, मूल अधिकार आर्टिकल 19(1) में शामिल। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आर्टिकल है अनुच्छेद 19(1) आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे, या इसको विचरण की स्वतंत्रता भी मिल सकता है, पेपर पे लिखा हुआ विचरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अपना आंसर होगा 19(1). आने जाने की स्वतंत्रता या विचरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र में अपने आ जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपने आ जा सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, कहीं भी हम आ जा सकते हैं। तो आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद बात करता है निवास की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद में निवास की स्वतंत्रता, कि हम भारत राज्य में कहीं भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। हम जहां चाहे भारत में वहां अपने स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। पहले ये व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। पहले ये पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक आर्टिकल था संविधान में, एक अनुच्छेद था 370, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, स्थायी प्रावधान। उस जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी संविधान जो बनाया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में वहां के लिए लागू है। तो 19(1) है, भारत राज्य के क्षेत्र में आप कहीं भी निवास जो है वो
कर सकते हो। इसके बाद में अगला आर्टिकल अपना है अनुच्छेद 19(1)(च). 19(1)(च) रिक्त है। इसके बाद में 19(1)(6) आजीविका कमाने या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) बात करता है आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। आजीविका कमाने या कारोबार की स्वतंत्रता जो है वो इस आर्टिकल के अंदर दी गई है। आजीविका कमाने या कारोबार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम जीवन यापन करने के लिए हम किसी भी प्रकार का जो है वो व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। हमारा जीवन यापन करने के लिए हम कोई कारोबार, हम कोई अपना कार्य जो है वो संचालित कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(6) आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता की बात जो है वो करता है। एक आर्टिकल अपने 19(1)(4) लिखा है रिक्त है। यहाँ पे रिक्त क्यों है? पहले इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में था। अब उसको वहां से हटाकर मूल अधिकारों से इसको बढ़ा दिया कानूनी अधिकार। अब वो कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं? 300(क) में या 300(a) में अपने पढ़ते हैं। इस कारण ये अनुच्छेद जो है वो क्या हो गया, यहाँ से रिक्त हो गया। इस कारण इसमें कुछ भी जो है वो नहीं है। तो ये अनुच्छेद है 19(1)(6), ये अपना आर्टिकल 19 है। तो अनुच्छेद 19(1)(क) में अपने वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत बोलना, लिखना, चित्र बनाना, इशारे करना, ये चीजें शामिल है। उसके बाद में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने संबंधी अधिकार, धरने प्रदर्शन संबंधी अधिकार, ये सारी चीजें भी आर्टिकल 19(1)(क) में दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने 19(1)(ख) में पढ़ा सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक तरीके से अपने सम्मेलन कर सकते हैं किसी भी स्थान पर। 19(1)(ग) में संघ व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। हम किसी भी राजनीतिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं, समाज सेवी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं। और सहकारी समिति शब्द जो है वो 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने अगला अनुच्छेद पढ़ना आने जाने की स्वतंत्रता या भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं। और अगला उससे निवास की स्वतंत्रता, हम किसी भी स्थान पे जो भारत राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, चाहे खाली या समय में। आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता जो वो पढ़ते कि हम आजीविका या कारोबार जो किसी भी प्रकार का बिजनेस जो वो अपने कर सकते हैं। तो 19(1)(6). इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिला है? 6 प्रकार की। वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। तो सीधा सा प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 से कैसे अपने 6 तक पढ़ा है, तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई। नेक्स्ट इसके बाद में अगला आर्टिकल अपना है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 जो है इसमें 3 चीजें हैं। एक, अपराध के समय जो कानून लागू है। दूसरी बात है एक अपराध के लिए जो सजा संबंधी प्रावधान है वो। और तीसरी बात है गवाही से संबंधित। 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अपराध के समय जो कानून लागू है उसी के तहत व्यक्ति को सजा दी जाएगी। आज किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया, आज के समय जो उसने अपराध किया उस अपराध के लिए जो सजा है
उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और आज हत्या के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। हो सकता है कल वो जो है वो उस सजा का प्रावधान हो सकता है 2 वर्ष हो जाए, हो सकता है 10 वर्ष हो जाए, लेकिन उसे जो सजा दी जाएगी जब भी न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा तो जिस समय उसने अपराध किया उस समय क्या सजा का प्रावधान था उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि अपराध के समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी। दूसरी बात है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए मान लीजिए न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा दे दी। अब वो 10 वर्ष की सजा दे दी, उसके बाद में दोबारा उसी मामले के लिए उसको दोबारा सजा और जो है वो नहीं दी जा सकती। और तीसरी बात है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति को स्वयं अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। माइंड मैपिंग जो है, नार्को टेस्ट वगैरह, इन सारी चीजों पर प्रतिबंध है इसी आर्टिकल के तहत। हाँ, खून के सैंपल लिए जा सकते हैं, हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं, ये कार्य हो सकते हैं, लेकिन स्वयं के विरुद्ध उसको मजबूर नहीं किया जा सकता गवाही देने के लिए। एक अपराध के लिए 2 बार सजा जो है वो नहीं दी जा सकती। और इससे संबंधित एक मामला भी काफी चर्चा में रहा था। राजीव गांधी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा दे दी गई थी और उन्होंने जब राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान याचिका लगाई, 2004 के लगभग उन्होंने क्षमादान याचिका लगाई और 2011 में आते आते जो है राष्ट्रपति ने ये उनको कहा कि आपकी फांसी की सजा जो है वो क्षमादान याचिका स्वीकार नहीं की जाती, आपको फांसी ही मिलेगी। तो उस समय उनका जो समय 2004 में लगाई, 2011 में राष्ट्रपति जी ने ये कहा, तो 7 वर्ष का वो हो गया। 1991-92 की वो बात है। तो वो सजा तब तक जो है वो 20 साल के लिए वो जेल के अंदर जो है वो काट चुके थे। तब उनकी तरफ से, अपराधियों की तरफ से जो पक्ष रखा गया था उनके वकीलों द्वारा कहा गया कि सर ये उनके मूल अधिकार का सरासर उल्लंघन है। ये 20 वर्ष से लगातार जेल के अंदर है, मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं कि इनको आज फांसी दी जाएगी, मुझे कल फांसी दी जाएगी, और 20 वर्ष की सजा इन्होंने जेल में काट ली, अभी तक इनको फांसी नहीं दी गई है। और एक बार के लिए उस फांसी की सजा पे जो है वो रोक तक लग गई थी। क्यों? क्योंकि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। 20 वर्ष की जेल वो पहले ही काट चुके हैं, अभी तक उनको फांसी की सजा नहीं दी गई। तो ये प्रावधान है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। तो 3 बातें 20 में, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है और 3 चीजें इसके अंदर है। एक, अपराध के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा दी जाएगी। दूसरी, एक अपराधी को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी बात है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातें हैं। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार इसको कहते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार जो है वो इसी अनुच्छेद को कहा जाता है। और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार ये वास्तव में बहुत व्यापक अनुच्छेद है, बड़ा अनुच्छेद है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अलग अलग मामलों में, अलग अलग निर्णयों में इस अनुच्छेद को और जो है वो बड़ा होता जा रहा है। जीवन जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सीधे श्वास ले रहे हैं, ये हमारा जीवन जीने का अधिकार है, नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 60 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है उनका उल्लेख यहां पर किया है। 60 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया है। और समय समय पर आगे जैसे जैसे मामलों के अंदर ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये बढ़ती जा रही है। 60 प्रकार की स्वतंत्रताएं जैसे शुद्ध हवा है, भोजन है, पानी है,
चिकित्सा की व्यवस्था है, ये जो चीजें हैं ये भी हमारे दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। आज हमारा मूल अधिकार है कि हम शुद्ध हवा ग्रहण करें। ये जो वातावरण के अंदर जो प्रदूषण हो रखा है ये हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के खिलाफ है और इससे संबंधित बहुत से मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन हमें ग्रहण करना हमारा अधिकार है, शुद्ध पानी हमें मिले ये हमारा मूल अधिकार है, निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार मतलब हमारी निजी जानकारी जो है वो किसी भी हालत में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी इच्छा के विरुद्ध शेयर नहीं होनी चाहिए, निजता का अधिकार है। सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार है, वो भी इसी के अंदर है कि जिस भी किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है वो सार्वजनिक रूप से उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, वो भी इसी अनुच्छेद में है। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी लगाना किसी व्यक्ति अपराधी जो है उसने यदि अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सार्वजनिक रूप से उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया तो उसको हथकड़ी नहीं लगाना, ये भी इसी के अंदर शामिल है। और विदेश में घूमने का अधिकार, ये एक महत्वपूर्ण है, काफी बार अपने पूछे भी जा चुका है। ये विदेश में जाने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंदर शामिल है। ये एक मामला हुआ 1978 के अंदर, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी आजकल भाजपा से सांसद है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला हुआ 1978 के अंदर। हुआ यूं कि जिस समय आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, 1975 आंतरिक शांति के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा की गई और उस आपातकाल के समाप्ति के बाद जब भारत में चुनाव हुए 1970 में और उस समय भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय इनको गांधी परिवार के सदस्यों को इस बात का डर लगा कि हो सकता है कि आपातकाल के समय जो हमारे द्वारा जो गलतियां की गई, अब सरकार हमसे प्रतिशोध के रूप में अपनी सत्ता के अधिकार में रहते हुए कुछ हमसे प्रतिशोध ले। इस बात के लिए, इस बात की किसी प्रकार की उनके मन में शंका थी और मेनका गांधी जो है वो विदेश जाना चाहती थी, भारत से वो बाहर जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही भारत से बाहर जाने की बात हुई, उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया। उनका पासपोर्ट जब्त हो गया और पासपोर्ट जब्त होते ही मेनका गांधी सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मैं खुल के जी नहीं पा रही हूँ। जी कैसे नहीं जी पा रहे हो? कि जी मैं विदेश जाना चाहती हूँ और मेरा पासपोर्ट जो भारत सरकार ने जब्त कर लिया है, ये मेरे जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में ये निर्णय दिया कि विदेश में घूमने का अधिकार जो है वो भी क्या है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो ये अपना अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में ये निर्णय दिया गया कि विदेश में घूमने का अधिकार भी क्या है, एक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो है वो शामिल है। और इसी के साथ 21 के साथ एक छोटा सा 21A अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 21A। 21A में अपने क्या पढ़ते हैं? 21A में पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार बढ़ा दिया गया। प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या प्रावधान है इसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया। तो अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है।
तो ये अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी के अंदर भी शामिल कर दिया। वर्तमान में अपने शिक्षा का अधिकार जो है, मूल अधिकारों में भी शिक्षा की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ते हैं, तो वहां पे भी अनुच्छेद 45 जब अपने पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में, तो उस समय वहां पे अपने देखते हैं कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, मूल कर्तव्य अपने पढ़ते हैं। जब भाग 4 कै पढ़ेंगे अपने, 4 में नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, 4 कै में अनुच्छेद 51 कै, उनका जो 11वां मूल कर्तव्य अपने पढ़ेंगे, 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में, और 11वां मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकारों में भी पढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों में भी पढ़ते हैं अपने, और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी इसको पढ़ते हैं। तो मूल अधिकारों में कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट इसके बाद में अपना स्वतंत्रता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 जो है उसकी अपने बात करनी है। अनुच्छेद 22 अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराधों के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 अपराधों के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो है वो अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। जैसे अपने अनुच्छेद 20 में पढ़ा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उसमें 3 चीजें अपने पढ़ी थी, उसी प्रकार से अनुच्छेद 22 जो है इसमें भी अपने 3 तरीके की बातें पढ़ते हैं। एक 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष उपस्थित वाली बात है। दूसरी है अपने वकील से परामर्श का अधिकार है, और एक चीज इसके अंतर्गत और शामिल की गई है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ये 3 चीजें इसके अंदर है। गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वो किस कारण से किया गया, वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो पुलिस से पूछ सकता है, कारण जान सकता है कि साहब मुझे किस आधार पे जो है गिरफ्तार किया जाता है। वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो वकील से परामर्श ले सकता है, कि उसको वकील से परामर्श का अधिकार है कि वो भारत के किसी भी वकील से अपना परामर्श जो है वो ले सकता है। और यदि खुद व्यक्ति जिसने अपराध किया वो कानूनी जानकार है तो वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 22 में दिए गए। पहली बात 24 घंटे के समक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना गिरफ्तार किए व्यक्ति को। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जी पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके जाते हैं और उसके बाद में वो 24 घंटे के अंदर तो न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित नहीं करते, अपने पास भी रखते हैं उसको कुछ समय तक। यहां पे 24 घंटे का मतलब 24 घंटे ही है। गिरफ्तारी उस समय से मानी जाती है जब वो अपने गिरफ्तारी रिकॉर्ड के अंदर उस चीज को दर्ज करते हैं। जैसे आज के समय में 9:15 बजे 11:15 बजे गिरफ्तार किया और उसको नोट यदि उन्होंने कल शाम को 4:15 बजे नोट किए, भी हमने 4:15 बजे नोट किए, तो वो कल 4:15 बजे से गिरफ्तारी मानी जाती है। वो इस प्रकार ही करते हैं क्योंकि जैसे कोई खूंखार अपराधी है तो उसको वैसा तो नहीं है सीधा ही वो वहां पे जाके उसका स्वागत करेंगे, उससे कुछ पूछताछ करेंगे, वो सीधी तरीके से नहीं बताते तो दूसरी विधियां भी अपनाएंगे। तो वो
इस प्रकार की चीजें उनको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार से उनके द्वारा किया जाता है कि वो गिरफ्तारी कब से 24 घंटे मानी जाएगी, जिस समय वहां पे रिकॉर्ड हो गया उसकी कि हमने इस व्यक्ति को इतने बजे गिरफ्तार किया, उस समय से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, 24 घंटे का मतलब 24 घंटे ही है, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, न्यायालय यदि नहीं खुला है मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको चाहे उसको घर पे उसके उपस्थित करना पड़े, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसको उपस्थित करना पड़ता है। यात्रा का समय साथ में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यात्रा में जितनी दूरी जो है न्यायालय के जाते समय, अपराधी को ले जाते समय जो दूरी, वो जो टाइम लगेगा वो टाइम 24 घंटों में काउंट नहीं होगा, उसके अलावा 24 घंटे माने जाएंगे। वकील से परामर्श कर सकता है, गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। ये 3 बातें इसके अंदर है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों के तीनों प्रावधान कुछ स्थानों पर लागू नहीं होते, जैसे शत्रु देश का नागरिक हो और निवारक निरोधक कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया हो, ये 2 चीजें हैं, वहां पर ये तीनों प्रावधान लागू नहीं होते। यदि कोई अपराधी शत्रु देश का नागरिक है और वो भारत में गिरफ्तार किया गया है उसको, तो उसको ये तीनों के तीनों उसके लिए लागू नहीं होंगे। अब वो ऐसे नहीं कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया, नहीं पूछ सकता, उसको ये अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, वो ये चीजें उसके लिए भी ये अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। निवारक निरोधक कानून क्या होते हैं? आतंकवाद प्रतिरोधी अधिनियम कुछ बनाए गए हैं, टाटा एक्ट है, कोटा एक्ट है, ये सारे आतंकवाद निरोधक अधिनियम है, वो सारे इस निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत शामिल होते हैं और उन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उसके तहत जिसको गिरफ्तार किया है वो व्यक्ति जो है वो, उसको ये तीनों के तीनों अधिकार प्राप्त जो है वो नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 22 है अपना। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।